नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक करीब 16 लोगों को आतंकियों ने टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है। पुलिस की माने तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ने घाटी में रोजगार के माध्यम से बसाने का काम किया है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से पलायन कर चुके लोगों को दोबारा बसाने की वजह से घाटी के चरमपंथियों और आतंकियों को ये बात हजम नहीं हो रही। दहशत फैलाने के लिए अब तक कई आतंकी संगठनों ने घाटी में 90 के दशक जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर पर हमला शुक्रवार और शनिवार की आधी रात को पंपोर इलाके के संबूरा में हुआ। मीर सीटीसी लेथपुरा में आईआरपी 23वीं बटालियन में तैनात थे। शनिवार की सुबह उनका क्षत विक्षत शव खेत से बरामद हुआ। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर और स्कूल की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की माने तो आतंकी संगठन यह बिल्कुल नहीं चाहते कि केंद्र सरकार किसी योजना को घाटी में आसानी से लागू करवा सके, क्योंकि कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू की जा रही हैं वह पलायन कर चुके लोगों के पुनर्वास के लिए है। इसके अलावा केंद्र सरकार अल्पसंख्यकों को रोजगार दिलाने की व्यवस्था भी कर रही है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो केंद्र सरकार की योजनाओं से कश्मीर में रोजगार पाने वाले युवाओं की वजह से आतंकी संगठनों का तिकड़म और खतरनाक खेल खत्म हो रहा है। पहले घाटी में आतंकवादियों द्वारा बेरोजगारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन केंद्र सरकार की योजनाओं ने आतंकियों पर अंकुश लगा दिया, जिससे वह लोगों को अब सॉफ्ट टारगेट कर घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। तो अफसोसजनक बात हुई है। इस पुलिस इंस्पेक्टर को इन्होंने पहले किडनैप किया, फिर इंटेरोगेट किया और उसके बाद उसको गोली मार के हत्या कर दी। ये दर्शाता है कि ये जो आईएसआई के इशारों पे चलने वाले जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी वहाँ पे सक्रिय हैं और इन लोगों का यही काम जो आईएसआई ने दिया है उनको कि आप टारगेटेड किलिंग करें। और इस इंस्पेक्टर को भी इन्होंने किडनैप इसीलिए किया ताकि उसको इंटरोगेट करके कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ली जाए और फिर उसको मार दिया। अब ये जो चीज़ हो रही है वो इसलिए है क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर इतने मिलिटेंट या ऐसे ट्रेन मिलिटेंट हैं नहीं बचे हुए जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ मुकाबला कर सके। आईएसआई ने अपनी इसलिए स्ट्रेटजी चेंज कर दी है और अब ये बहुत दायित्व है कश्मीर घाटी के लोगों के ऊपर कि वो अब इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और जम्मू कश्मीर पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। जो भी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर उनको पता है कि वहाँ पे है, उनके आसपास है या कोई कहीं पे भी वो देखते हैं उसको, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उस अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़े और उसको सलाखों के पीछे बंद कर दे। जितनी जल्दी ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर सलाखों के पीछे बंद हो गए, इतनी ही जल्दी शांति जो है कश्मीर घाटी के अंदर आएगी। बजे तो फोन नहीं उठा, 10 बजे फिर किया तो नहीं उठा, 11 बजे किया तो 12 बजे किया तो फिर 2-4 लोग जमा करके वहाँ गए तो वहाँ उसकी लाश पाई खेत में। इसके घर में उसका बूढ़ा बाप और उसकी बेटी है, उसकी 2 बेटियाँ और एक लड़का है। तो मुझे बताइए, अक्सर ये वाक़ात इस टाइम पे कश्मीर में हो रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? वो अल्लाह ही जानता है, क्या कहें, किसी को मालूम ही नहीं से किसी के सामने किसी को मारते नहीं तो बताएंगे उसने मारा, ये मालूम ही नहीं होता है। रात का वाक़ा है, जब सोए सब सो रहे थे। तो ये बिल्कुल अक्सर ये वाक़ात होते रहते हैं कश्मीर में, तो इस हवाले से आप बताइए। अल्लाह ताला की तरफ से शामत है और क्या, ये कर रहा है इंसान को अल्लाह की तरफ से, किसको मारना है कब मरेगा अल्लाह की तरफ से, कुछ नहीं मालूम। कश्मीरी की बदकिस्मती है, कश्मीरी मर जाता है, ये हमारी बदकिस्मती कश्मीर में है। वो बदकिस्मती और क्या सुबह इंसान निकलता है घर से, शाम को उम्मीद नहीं आती वापस आएगा। तो सबसे यहाँ पे ये है कि मतलब अक्सर ये वाक़ात ऐसे होते रहते हैं। फारूक अहमद जो आज जो बहुत बड़ा शरीफ नाफिस लड़का था, पुलिस में काम कर रहा था। चलिए, इस मसले पर अब हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। 3 मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से पहले आपका परिचय करवा देते हैं। अश्विनी शाही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन। वीएन झा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। तीनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज़ पर। झा सर, शुरुआत आप ही के साथ करना चाहूँगी।
जो स्थितियां इस समय जम्मू कश्मीर में हैं उन्हें आप किस तरीके से देख रहे हैं? ये बात ठीक है कि आए दिन आतंकवादी मारे जा रहे हैं, आए दिन घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है, बावजूद इसके टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। बहुत बहुत धन्यवाद अपने चैनल पे बुलाने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। जी सर। देखिए, कश्मीर में जो भी हो रहा है काफी बुरा हो रहा है। हम सुरक्षा बल की सराहना करते हैं, कुछ हद तक सरकार की भी सराहना करते हैं कि उन्होंने एक तरह से अपना जो धैर्य है वो रखा हुआ है आतंकवादियों को खत्म करने के लिए। लेकिन देखिए हो क्या रहा है कि वहाँ की अपनी जनता वो भी कहीं न कहीं उसमें से कुछ पोर्शन, मैं सिर्फ मुट्ठी भर कश्मीरियों की बात कर रहा हूँ, वो भी उन जिहादियों के साथ में। और कश्मीर में आज जो भी हो रहा है, चाहे आप उसको जो भी नाम दे दें, वहाँ पे जिहाद चल रहा है। वो आज से नहीं, ये पिछले 3 दशकों से चल रहा है, वहाँ पे 4 दशकों से तो ये चल रहा है वहाँ पे। और उसमें जब भी सुरक्षा संस्था या हमारे मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहती है कि ये लोग अब हताश हो रहे हैं और इसीलिए ये कुछ वारदात हो रहे हैं, तो ये हम पिछले 2 दशकों से सुनते आ रहे हैं कि ये खत्म होने वाला है और ये इसीलिए ऐसा हो रहा है। लेकिन बात वो नहीं है। बात ये है कि हमारी जो नीति है दहशतगर्दों के खिलाफ, वो कहीं न कहीं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है। देखिए हो क्या रहा है कि सीमा के ठीक उस तरफ में जितने भी लॉन्चिंग पैड हैं वो अभी लबालब भरे हुए टेररिस्ट से। हम जानते हैं कि वहां पे टेररिस्ट भरे पड़े हैं और वो वहां से इन्फिल्ट्रेट करेंगे। सुरक्षा जो हमारी संस्थाएं हैं वो बिल्कुल दिन रात अपनी सबसे अच्छी सर्विस वहां पे दे रही है कि जो भी वहां से जो इंट्रूड करने की कोशिश कर रही है उनको मार रहे हैं। लेकिन याद रखिए जिहादी हैं, इसमें से अगर आप 9 को मार भी दीजिएगा तो वो 10वां जो आदमी है, 10वां जो जिहादी है, वो आके ये सारे वारदात कर जाएगा जो अभी हम देख रहे हैं वहां पे। और इस एक जिहादी जो वहां से इन्फिल्ट्रेट करके आता है, उसका कोई न कोई जो यहाँ पे जो उसके सहायक हैं या उसके जो संरक्षण करता है या उसको संरक्षण देने वाले जो हैं वो यहाँ भी हैं। आप याद कीजिए जब एक औरत को एक स्कूल में पहचान के मारा गया था, पहचानने वाले कौन थे, उसकी शिनाख्त करने वाले कौन थे? वो तो यहाँ के लोकल ही थे। तो आज के दिन में कश्मीर में जो भी हो रहा है उसमें पाकिस्तान का तो हाथ है ही, हम उससे बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ के भी कुछ दहशतगर्दों का, कुछ अतिवादियों का, कुछ कट्टरवादियों का वो भी हाथ है और उसको भी नजरअंदाज आप नहीं कर सकते हैं। जब तक हमारी नीति इस जिहाद को खत्म करने की नहीं होगी, जब तक यहाँ के जो मॉडरेट मुस्लिम्स हैं उनको अपने साथ में लेके नहीं चलेंगे कि हम जिहाद को सब कोई मिलके, ये जिहाद जो चल रहा है इसको हम खत्म करें, तब तक इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होने वाला है। तब तक ये टारगेट किलिंग होने वाली है। और एक भी अगर टारगेट किलिंग होगी हिंदू की या कश्मीरी पंडितों की, तो उनके अंदर में पैनिक होगा। वो कहेंगे कि हाँ वही एक टेररिस्ट आ जाएगा, हमें मार के चला जाएगा, हम तो चले गए, हमारी फैमिली तो चली गई, तो यहाँ पे कैसे रहें? ये एक बड़ा सवाल है जो सरकार को एक अलग तरह से देखना पड़ेगा। अश्विनी शाही जी, बहुत बड़ी बात यहाँ पर अभी सर ने समझाई है कि हमें जिहादी खत्म करने पड़ेंगे। ऐसे तो आप आतंकवादियों का सफाया करते रहिए, लेकिन उस तरफ लॉन्चिंग पैड जो बसे हुए हैं वहां पर भरमार है आतंकवादियों की। आप एक खत्म करेंगे 4 पैदा हो जाएंगे सर, और इसी हिसाब से टारगेट किलिंग चलती रहेगी। ये कब जाकर रुकेगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। 2019 के बाद अश्विनी जी बहुत उम्मीदें बंधी थी कि शायद ये सारी चीजें अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन ऐसा होता हुआ अभी हाल फिलहाल में नजर नहीं आ रहा और 90 के दशक जैसा दहशत बनाने की कोशिश की जा रही है। पल्लवी जी, देखिए सरकार अपनी कोशिश लगातार कर रही है। जो वहां पर 370 हटाने के बाद तो काम हुआ था कि वहां पर पहले विकास की बात हुई थी, विकास किया जाएगा, इससे भी आतंकवादी बौखलाए हुए हैं। जो जिहादी उधर है वो जिहादी क्योंकि पाकिस्तान और ISI समर्थित जिहादी वहां हैं, इसलिए उनको ये चीजें पच नहीं रही हैं कि सड़कें बने, एम्स खुले, मेट्रो चले, IT पार्क बने, ये सब चीजें उनको पसंद नहीं आ रही हैं। तो अब पहले से कड़ापन आया है कि सुरक्षा बल भी हमारे तेजी में काम कर रहे हैं, तो वो लोग धीरे धीरे एक एक करके अब टारगेट किलिंग पर आ गए हैं कि दहशत फैलाया जाए, इससे ज्यादा दहशत फैलेगा, सामूहिक उससे कम।
और आप देखिए कि रोज सुरक्षा बल किसी न किसी आतंकवादी को दो तीन करके मार गिरा रहे हैं। तो कड़ाई पूरी तरीके से है। हमने कोशिश की सर्जिकल स्ट्राइक करने की, वहां पर हम सफल रहे। हमने बालाकोट में घुसकर मारा, हम सफल रहे। मगर हिंदुस्तान में ही एक ऐसी परिपाटी चल गई है कि अंदरूनी जो राजनीतिक दल हैं वो सेना से भी हिसाब मांगना शुरू कर दे, प्रधानमंत्री को तो गाली देते ही देते हैं, वो अलग बात है। ये एक सुर में नहीं बोलते हैं, जबकि हमको सब लोगों को मिलकर एक साथ वहां के विकास और उसकी बात करनी चाहिए। देखिए, वहां 370 हटने के बाद पीएमडीपी योजना लागू की गई, प्रधानमंत्री डेवलपमेंट प्लानिंग। उसमें लगभग 80,000 करोड़ रुपए जारी करके वहां पर 2 एम्स, साथ में नए मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, आईआईटी, आईआईएम, ये सब खोले जा रहे हैं। आईओसी अभी बड़ा चर्चा में आया था। आईओसी वहां पर श्रीनगर में एक बहुत बड़ा मॉल बना रहा है जो मुस्लिम संस्थाओं का है। तो उनको एक बेहतर एनवायरनमेंट तैयार करके दिया गया है, तब बना रहा है। लेकिन सरकार काम कर रही है। अब धीरे धीरे जो पहले उधर के जिहादी तो है ही हैं, सबसे पहले यहाँ पर जो जिनका संबंध है हिंदुस्तान से, उनका कनेक्शन है, सरकार ने बहुत ही बढ़िया काम किया है कि उनके परिवारों से मिलिए, उनके लोगों को समझाइए किस तरीके से। अगर वो नहीं समझ में आता है तो दूसरा, उनका जो वित्तीय लेन देन है उस पर नजर रख रही है सरकार। इस तरीके से धीरे धीरे हम बड़ा जड़ में काम कर रहे हैं। और मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है पल्लवी जी कि इस जो टारगेट किलिंग है ये बड़ा खराब है। देखिए, आज मैं जो हमारे सिपाही वो जो सब इंस्पेक्टर मारे गए, उनमें बस उनकी शहादत जो है व्यर्थ नहीं जाएगी। और उनको नमन करते हुए मैं जरूर ये कहना चाहूंगा कि आने वाले कुछ दिनों की बात है, और ये जो विकास हो रहा है इससे घबराए हुए लोग, ये दिया जब बुझने को होता है तो बहुत तेज फड़फड़ाता है। ये स्थिति वही है। कुछ दिनों बाद आप देखिएगा घाटी में अमन और चैन आएगा, और ये सरकार उसी के लिए कटिबद्ध। और अगर वाकई में ऐसा होता सर, तो आपको इस तरह का आदेश फिर क्यों देना पड़ गया अश्विनी जी? जो आपने 45 से 50 लोग हटाए वहां से, जो कश्मीरी पंडित थे, उन्हें इधर उधर ट्रांसफर किया गया, किस वजह से किया गया? कहीं ना कहीं आपको भी डर है कि अभी उन पर खतरा मंडरा रहा है, इसलिए फौरी तौर पर तो आप भी राहत देने के लिए इस तरह के कदमों का इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कि उन्हें उस जगह से हटा रहे हैं। तो ये किस तरह का विकास है? ये आपकी कौन से विकास की परिभाषा है? मुझे आपका जवाब चाहिए, लेकिन उससे पहले एक रिएक्शन सौरभ जी का ले लेते हैं। सौरभ जी, आवाज मिल रही है आपको? जी धन्यवाद। विपक्ष साथ नहीं देता सर। अश्विनी जी ने एक बहुत बड़ी बात कही कि आप देश के खिलाफ ही राजनीति कर रहे हैं। राजनीति में इतने मशगूल हो गए कि जम्मू कश्मीर को सिर्फ आपने राजनीतिक अड्डा बना लिया अपना। जी, तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि सबसे ज्यादा देश के अंदर विपक्ष में कौन रहा? विपक्ष के अंदर बीजेपी रही। और बीजेपी जब भी सत्ता में थी और जब नहीं भी थी, तब ये जो लोग करते थे वो उनको नजर आता था। अगर मैं अभी जम्मू कश्मीर की बात करूं, क्योंकि इनकी आदत है कि जब हम सत्ता पक्ष में होते हैं तब विपक्ष पे डाल दो, और जब ये विपक्ष में होते हैं तब सत्ता पक्ष पे डाल देते हैं। तो इनकी जो परिपाटी जो है, अभी आप देखें कि जो 1990 वाला जो हमने देखा था छाया चित्र, वैसे ही चलचित्र वापस नजर आए घाटी के अंदर। वैसा ही पलायन हो रहा है। इतने मजबूत देश के गृह मंत्री अभी हैं अमित शाह जी, बीजेपी की सरकार है, मजबूत प्रधानमंत्री, क्या हुआ? ये गए वहां पर। जब एक के एक टारगेट किलिंग हो रही है, तब प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी या रक्षा मंत्री जी, किसी का कोई स्टेटमेंट नहीं, कोई वहां नहीं जा रहा है। एक एक करके वहां पर जो लोग काम कर रहे हैं, कर्मचारी, उनको हटाया जा रहा है, क्योंकि सरकार ने और इनकी जो मार्केटिंग टीम है वो लोगों को भ्रमित करने का काम करती है। जिस तरह से इन्होंने भ्रमित किया कि हाँ कश्मीर में प्लॉट खरीद लेंगे, आप मुझे बताइए कि कितने लोगों ने वहाँ प्लॉट ले लिए? असल में प्लॉट लेने जैसी कोई स्थिति वहाँ है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ विकास का झूठा एजेंडा फैलाते हैं। विकास के नाम पर ये सिर्फ देश के अंदर जो नफरत है, हिंसा है, वो फैलाते हैं। किस तरह से आप देखिए कि उस मुद्दे को कुरेदने के लिए इन्होंने वायलेंस को जगाने के लिए दो तरफा एक पिक्चर, जो एक फ्लॉप डायरेक्टर मैं कहूंगा विवेक अग्निहोत्री की आई, जो अभी विदेशों में, उस पिक्चर पर ही आ जाइएगा। आपको क्या लग रहा है कि एक फिल्म की वजह से सारी स्थितियां खराब हो गई? नहीं, उससे पहले तो बड़ी बहार थी ना घाटी में। जिस हिसाब से बीजेपी और आप कौन होते हैं ये डिसाइड करने वाले कि कौन फ्लॉप है और कौन हिट है? नहीं, आप कैसे डिसाइड कर सकते हैं सर? किसी के बारे में आप कौन होते हैं पर्सनल कमेंट करने वाले? हूँ कि
आपको डेटा के ऊपर बात कर रहा हूँ। आप देखिए विवेक अग्निहोत्री की कितनी पिक्चरों ने कितने रुपए कमाए, और जो हिंसक भावना भड़काने के लिए जो पिक्चर इसने बनाई विवेक अग्निहोत्री ने और बीजेपी के नेताओं ने जा जाकर वो करिए वो सब कहाँ गए? कहाँ बिल में दुबक गए? आपसे महबूबा मुफ्ती के बयानों पर कोई बयान नहीं दिया जाएगा, कोई महबूबा प्रतिक्रिया मुफ्ती नहीं के देते हैं साथ आप। किसने? तब महबूबा आप कह मुफ्ती के देंगे कि साथ- उनके साथ सरकार किसने बनाई। वो जो टीवी के लगातार साथ राग दो अलाप झंडे रहे के हैं कि नीचे, पाकिस्तान से दो बात झंडे के कीजिए, उस नीचे, पर दो आप कोई विधान, रिएक्शन दो नहीं देंगे। लेकिन दो आपको झंडे के लगता नीचे, है दो कि विधान कश्मीर बीजेपी फाइल्स में की चल रहे वजह से पूरे दो घाटी झंडे का के माहौल नीचे खराब हो गया। सेना हमेशा देश का गौरव हुआ करती थी। आर्यन झा देश साहब। सेना के नेतृत्व में पहले भी युद्ध लड़ा और हमेशा जीता, पर कभी ऐसा नहीं हुआ सेना को अपना राजनीतिक हथियार बना लिया कि देश की रक्षा के लिए मोदी जी को वोट लें। अरे पहले सेना नहीं थी क्या? पहले युद्ध नहीं जीते थे क्या सेना ने? हमारी भारतीय सेना पे हमें गर्व है और शुरू से और हमेशा रहेगा। लेकिन ठीक है। आप अगर उसका राजनीतिक इस्तेमाल करेंगे और सिर्फ वोट बैंक खरीद के जा जाएंगे। अब युवा जो 10 साल से तैयारी कर रहे हैं, कोचिंगों में पैसे दे रहे हैं, जो रात दिन दौड़ रहे हैं, फिजिकल पास कर लिया, जिन्होंने रिटर्न पास कर लिया, उनको अभी नियुक्तियां वो नहीं उस दी। मसले को मत और अब छेड़िए, अग्निवीर अभी उस करके मसले को मत हटाइए, छेड़िए। हमारे घाटी यहाँ की नौकर स्थिति के बनाने बारे में वाले बात उनको। करेंगे सर। एक अभी प्राइवेट अग्निपथ आर्मी के बना मसले के पर बात नौकर नहीं कर बनाओगे। रही हूँ मैं। वीएन झा जी, मैं नहीं, बहुत बात बहुत आपको आराम करेंगे। से आपसे आपको रिक्वेस्ट कर मौका रही हूँ देना सर कि पड़ेगा। हम इधर उधर नहीं भटकेंगे, आप मुद्दे ऐसे पर बायस नहीं रहेंगे। करेंगे, क्योंकि सुनना पड़ेगा, क्योंकि बीजेपी क्या जो है, सुनना वो पड़ेगा? विपक्ष आप नहीं बताएंगे है। मुझे? अब जिस हिसाब से ये विपक्ष, बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊंगा आपको। मैं आप बताऊंगा डिसाइड आपको नहीं कि करेंगे आप यहाँ सुनना ही बैठकर नहीं कि चाह किस रहे। टॉपिक पर बात होनी है और किस टॉपिक पर बात नहीं करनी है। आप नहीं बताएंगे, आप नहीं बताएंगे सौरभ जी। मुद्दा नहीं है, मुद्दा अग्निपथ नहीं है, मुद्दा है घाटी की स्थिति, मुद्दा है घाटी की सुरक्षा। आप नहीं डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड नहीं करेंगे। और अगर आपको बड़ी दिक्कत हो रही है इस मसले पर चर्चा करने के लिए तो आप जा भी सकते हैं। वीएन झा जी, ठीक है, शांत हो जाइए। बताऊं आपको, ये अगर अपना बोलना बंद करे तो मैं कुछ बताऊं आपको। बताइए सर, पहले बताइए। देखिए, कश्मीर वो जगह है जहाँ पे मेरी पोस्टिंग उसी समय में हुई थी 1990 में, फरवरी में आई हुई थी। जनवरी में ये सारा तहलका वहाँ पे मच चुका था। और जब मैं वहाँ पे गया था, मैं वहाँ पे बदामी बाग में ऑफिसर मेस में था, और वहाँ पे जो हमारे लिए काम करते थे वो आके सीधा बोलते थे कि साहब अब तो कश्मीर आजाद हो गया। और उन्होंने यहाँ तक कह दिया था कि हमारे लिए जो अब्दुल्ला साहब हैं उन्होंने हमें ये आज़ादी दे दी। और जब हम लोग जाते थे वहाँ बदामी बाग से एयरफोर्स स्टेशन लगभग 14-15 किलोमीटर का रास्ता था, उन दिनों में भी मस्जिदों से आवाज आती थी। वो जो उनकी सालेब गालिब का जो था नारा कि या तो कन्वर्ट करो या मरो या भाग जाओ, ये उन दिनों में भी आती थी। और हम लोगों को शर्म आती थी कि ये हमारा ही देश है क्या ये मुसलमान जिसको हम कहते हैं कि गंगा जमनी तहजीब है भारत में, ये क्या हमारे ही लोग हैं क्या ये वही मस्जिद है जहाँ पे लोग नमाज सर अदा बस थोड़ी करते देर हैं? के लिए आपको मैं यहाँ रोकना चाहूंगी। चलिए एक बार फिर से अपने मुद्दे का रुख करते हुए चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। वीएन झा जी, अब आप अपनी बात जारी रखिए। ये जो आपने अभी खबर दी है ये कल की खबर है। कल ही उनकी नियुक्ति हुई थी, कल ही उन्होंने कुछ डॉक्यूमेंट भी साइन किए थे। एनीवे वो बात अलग है। मैं आपको बता रहा था कि कश्मीर में हो क्या रहा था। तो मैं 1990 के उन डिफिकल्ट डेज में मैं वहां पे रहा हूँ, मैंने अपनी आंखों से वो देखी है। और अगर ये आज के जो कांग्रेस नेता है अगर ये कहते हैं कि वहां पे कुछ नहीं हुआ था, ये जो कश्मीर फाइल्स है ये बकवास है, तो मैं भर्त्सना करता हूँ कि हमने अपनी ही कौम की, अपने इंडियंस की, कश्मीरी पंडित की वहां पे जो हालत देखी हुई है। हमारे एयरफोर्स स्टेशन में हमारे एक ग्रुप कैप्टन अपनी फैमिली को भगा के वहां से लेके आए थे क्योंकि उन्होंने कहा कि हम वहां नहीं रह सकते। वो वहां अंदर में रह के रुक रहे थे, एक सूटकेस वहां से लेके आए हुए थे। हमने वो दिन देखे हुए हैं कि किस तरह से कश्मीरी पंडितों का वहां पे नरसंहार हुआ था। और हमें दुख है इस बात की कि पूरी भारत, पूरा देश, पूरा दुनिया इस पे चुप था। हमें इस बात की बहुत ज्यादा ग्लानि हो रही है कि उन दिनों में भारतीय जनता पार्टी और उनके भी सरकार वहां पे थे, उन्होंने भी ज्यादा कुछ नहीं किया। सिर्फ एक बहुत अच्छा चीज किया कि वहां पे जो गवर्नर था उनको बदला, और वो गवर्नर जितने पंडित थे उनकी अस्मिता बचाने के लिए सबसे पहले कहा कि ठीक है, तुम यहाँ से जाना चाहते हो, हम तुम्हारे लिए 1000 बस लाइन में लगाते हैं, निकल जाओ यहाँ से भी, बाद में फिर देखेंगे। तो ये जो चीज हमने अपनी आंखों से देखी, हम कैसे भूल जाएंगे इसको। अब आते हैं यहाँ पे कश्मीर में जिहादी प्रॉब्लम्स की। देखिए पल्लवी जी, ये जो जिहाद का जो एक नमूना है, और जैसे कि इनका जो कुरान है
मैं आपको बता दूं कि मैं भी आपकी कम्युनिटी में बिलोंग करता हूं। मैं भी एक एडिटर हूं एक मैगजीन का। उस मैगजीन का नाम है द काउंटर व्यूज। मैं अक्सर सरकार की भर्त्सना करता हूं, मैं सरकार की निंदा करता हूं, और उसमें हमने एक आर्टिकल छापी है जो यथार्थ में है। उसमें मैंने कुरान के वो सारे आयतें 60 हैं, 60 आयतें मैंने उसमें डाली हुई है। और इस आर्टिकल का नाम है 60 हेटफुल एंड इंटॉलरेंट वर्सेस ऑफ कुरान। देखिए, जब कुरान आपको वो चीज सिखाता है कि आप जो 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 मूर्ति पूजा करने वाले हैं उनका सफाया कर दो, आप जो जो बिलीव करने वाले हैं दूसरे धर्मों को उसको आप टॉलरेट ना करो, तो ये बहुत भर्सनी बात है। और आज के जमाने में जब सेक्युलर इंडिया में हम रहते हैं और बाकी जितने सारे सेक्युलर नेशंस हैं वो इन चीज को कैसे टॉलरेट कर रहे हैं। और यही कारण है कि जिहाद के चलते, जिहाद का जो कॉन्सेप्ट है ये सारे मुसलमानों को दिया जाता है, बचपन से ही पढ़ाई जाती है। बचपन में सबसे पहली इनको जो सीख देती है वो कुरान की सीख दी जाती है 5 साल से 7 साल के एज में। तो वो जो चीज इनके दिमाग में चली जाती है कि दुनिया में जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनको रहने का अधिकार नहीं। मैं मोटा सर, अगर आप जिहाद को खत्म करने जाएंगे तो फिर इसे धार्मिक मुद्दा बना दिया जाएगा, फिर कह दिया जाएगा कि आप तो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, एक विशेष समुदाय को टारगेट कर रहे हैं। यथार्थ को तो आपको एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। फिर राजनीतिक रोटियां कैसे उसको तो एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। अश्विनी शाही जी, फिर सियासी रोटियां कैसे सेकेंगे सर अगर जिहाद खत्म करने निकलेंगे तो? देखिए, बड़े दुख के साथ पल्लवी जी कहना पड़ रहा है, मैंने अपने पहले उद्बोधन में कहा कि यहाँ इस देश की जो विरोधी दल हैं वो साथ में खड़े नहीं होते हैं। सरकार अगर बढ़िया काम कर रही है तो कैसे कह दे, क्योंकि उनको विरोध के लिए विरोध करना है। अभी हमारे भाई जो कांग्रेस के यहाँ बैठे हुए हैं उन्होंने बड़े ही सभी चीज ठीक है, मैं मानता हूँ सरकार को गाली दो भाई, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अभी एक फिल्म बनी जो वहां इतने सालों के बाद वहां की वास्तविकता को उसने दिखाया। हमको उससे मतलब नहीं है कि कौन रुपया कमा रहा है नहीं कमा रहा है, फ्लॉप हो गया, वो बेकार आदमी है, जो भी है, लेकिन उसने वहां की वास्तविकता को जनता के सामने ले आकर रखा। सरकारें किसी की भी हो, वो उस समय जब वहां की जनता की त्रासदी थी। आज अभी आपने एक पहले सवाल हम आप पर छोड़ के गई आप राजमन जी के पास, हमारे बाद कांग्रेस के पास, कि 4500 लोगों को हम लोग विस्थापित क्यों कर रहे हैं, अलग क्यों हटा रहे हैं। हम लोगों को पहली प्राथमिकता है कि अपने जो लोग टारगेट किलिंग का शिकार हो रहे हैं उनको पहले सेव करें। इसलिए 4500 लोगों को सुरक्षित तहसील मुख्यालय पर, जिला मुख्यालय पर हम लोगों ने पोस्टिंग की। 600 लोगों को उठाकर बाहर से ले आए, जिसमें 130 मियां बीबी हैं, दंपत्ति हैं, उनकी सुरक्षा हमारा काम है। उसके बाद हम जिहादियों से लड़ेंगे। देखिए, विकास का काम पल्लवी जी अपने तरफ चल रहा है। पर्यटन का मैं मामला बताना चाहता हूं। 370 हटने के बाद 20,000 पर्यटक गए थे, उसके बाद आज पर्यटकों की संख्या लगभग 2.5 से 3 लाख हो गई है। होटल सारे फुल है, 65 हजार के होटल वहां पर अनंतनाग में नहीं मिल रहे हैं। आज स्थितियां बदली हुई है। हम लोगों ने ये अपेक्षा नहीं किया था कि अभी हमारे कांग्रेस के भाई कह रहे थे कौन प्लाट खरीदेगा, कौन क्या करेगा। मैं बता रहा हूं, वहां पर हम लोगों ने 50,000 करोड़ के उसका जो है उद्योग लगाने की बात और इन्वेस्ट करने की बात सोची थी। 25,000 करोड़ से ऊपर का इन्वेस्ट हो चुका है वहां। और अभी लोग वहां पर जो चीज आईटी पार्क, मेट्रो की परिकल्पना हम कर सकते हैं। ये चीजें जब हम विकास की बात करेंगे, जब हम सड़कें देखिए कहां कहां तक हम बना ले गए सड़कें, आज जो है सामरिक दृष्टि से भी वो सड़कें बहुत बेहतर हैं। और वहां के लोग जो गांव में रहते थे, जहां पर आतंकवादी और आतताई आकर पनाह लेते थे, वहां तक हम सड़क बिछा दे रहे हैं कि हमारी सेना को, हमारे सुरक्षा बलों को पहुंचने में टाइम ना लगे। तो ये विकास का जब हम रास्ता देंगे तो थोड़ी सी दिक्कत आएगी। मैं फिर कहूंगा कि हमारे जो विरोधी दल हैं विरोध करे सरकार का, मगर कश्मीर के नाम पर भगवान के लिए वहां की एक बात बोले जो सरकार के अच्छे काम है उसको गिनवाएं, हमसे लड़ते रहे, कोई दिक्कत नहीं है। जी पल्लवी जी, आप बोल रहे हैं कि 80,000 करोड़ का हमने वहां पर इन्वेस्टमेंट किया। राजनाथ सिंह अभी आए हैं सर, उन्होंने कुछ और आंकड़ा प्रेजेंट किया था। वो कह के चले गए कि हो सकता है इस साल के अंत तक वहां पर विधानसभा चुनाव के लिए जो तैयारियां हैं वो शुरू कर दी जाएं।
सारी बातें बोल तो रहे हैं, लेकिन वहाँ की स्थितियां तो देख लें। आपको लग रहा है कि वहाँ पर विधानसभा चुनाव के लिए अभी उपयुक्त माहौल है? आप 80,000 करोड़ बता रहे हैं, वो कोई 40,000 करोड़ के आसपास का इन्वेस्टमेंट बता कर गए हैं। तो डिसाइड कर लें पहले कि कितना इन्वेस्टमेंट वहाँ पर हुआ है, क्या विकास हुआ है। पल्लवी जी रोक लीजिए, एक मिनट रुकिए। मैंने दो बातें कही और अभी आप इसको डिफरेंशिएट करिए। मैंने प्रधानमंत्री डेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 80,000 करोड़ रिलीज किए गए हैं, मैंने ये कहा। इन्वेस्टमेंट की बात कही हमने, 50,000 करोड़ की बात की थी। 25,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट हमारे यहाँ के उद्योगपतियों ने किया है वहां। और मैंने यहाँ नाम लेके बताया, OIC 5 लाख स्क्वायर फीट का एक मॉल बना रहा है कश्मीर में, वो भी इन्वेस्टमेंट है। 2 IT पार्क, IIM। कांग्रेस तो कह देगी नहीं कुछ नहीं किया, अभी कहा भाई ने हमारे कुछ नहीं हुआ। अभी सही याद दिलाया। सौरभ जी पूछ रहे हैं कि कितने कश्मीरी पंडित बसाए आपने, उनको थोड़ा आंकड़ा दे दीजिए। कश्मीरी पंडित जो यहाँ से विस्थापित होकर गए उसकी संख्या उस पर उपलब्ध है, ये देख ले। हमसे पूछने की क्या आवश्यकता है भाई, वो तो पब्लिक डोमेन में उपलब्ध है। हम माहौल को शांत करेंगे और देखेंगे कि कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है उससे बेहतर काम होगा। अब हम अस्थिरता दे रहे हैं। ये लोग तो वो काम कहते थे, लाल चौक है वहां पर झंडा फहराया नहीं जाता था, वहां दूसरा झंडा होता था। आज झांकियां निकल रही हैं, ये हम लोगों ने किया है। ये लोग कहते थे 370 नहीं हट पाएगा। मणिशंकर अय्यर किसके नेता हैं, कहते थे कई जन्म ले ले लोग नहीं कर पाएंगे। दूध में मलाई की तरह 370 हटाकर किनारे कर दिया गया, जो देशवासियों के लिए हुआ। अधीर रंजन चौधरी सदन में बोले थे हम UN में ले जाएंगे ये मामला। इस देश के निवासी है, वो हिंदुस्तान के निवासी हैं। क्या जरूरत थी उनको UN में ले जाने की बात करने की? अपने देश के साथ कांग्रेसी जब नहीं है तो कांग्रेसियों की बात का यहाँ पर मैं कोई वजन नहीं देता हूं। इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जो राष्ट्रीय विदूषक हैं, उसी तरीके से पूरे पार्टी के लोग राष्ट्रीय विदूषक हो चुके हैं। मैं कांग्रेस की बात नहीं करूंगा। हाँ, हमारे राजमन जी हैं, ये अगर कोई सवाल करेंगे तो मैं गंभीरता से सुनूंगा। सौरभ जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गंभीरता अश्विनी जी कांग्रेस के प्रवक्ता सौरभ शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ जी बताएं, अब आप अपनी भी बात रख दीजिए। और अब हम कश्मीर फाइल्स या फिर आप जो सेना अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के बारे में बात करना चाहते हैं उनको थोड़ा साइड में रख देते हैं, क्योंकि वो मसले ही अलग हैं। अभी मसले यहाँ पर ये हैं कि टारगेट किलिंग हो रही है, लोगों में दहशत का माहौल है, 90 के दशक को दोहराने की बात की जा रही है। नहीं, हम लोग तो आपस में सुन सकते हैं, लेकिन पल्लवी जी की नहीं आ रही। सौरभ जी मेरी आवाज मिल रही है आपको? पल्लवी आप संपर्क टूट गया, एक बार फिर से सारे मेहमानों की फोन लाइन पैच करवा लेते हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक करीब 16 लोगों को आतंकियों ने टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है। पुलिस की माने तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ने घाटी में रोजगार के माध्यम से बसाने का काम कर रही है। बता दें कि जम्मू कश्मीर से पलायन कर चुके लोगों को दोबारा बसाने की वजह से घाटी के चरमपंथियों और आतंकियों को ये बात हजम नहीं हो पा रही। दहशत फैलाने के लिए अब तक कई आतंकी संगठन घाटी में 90 के दशक जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी कड़ी में एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर से पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर फारूद अहमद पीर पर हमला शुक्रवार और शनिवार की आधी रात को पंपोर इलाके के संबूरा में हुआ। मीर CTC लेथपोरा में IRP 23वीं बटालियन में तैनात थे। शनिवार की सुबह उनका क्षत विक्षत शव खेत से बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोग इस समय दहशत के माहौल में जी रहे हैं। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के माने तो केंद्र सरकार की योजनाओं से कश्मीर में रोजगार पाने वाले युवाओं की वजह से आतंकी संगठनों का तिकड़म और खतरनाक खेल खत्म हो रहा है। पहले घाटी में आतंकवादियों द्वारा बेरोजगारों को अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता था। केंद्र सरकार की योजनाओं ने आतंकियों पर अंकुश लगा दिया है, जिससे वह लोगों को सॉफ्ट टारगेट कर अलग अलग तरीके की घटनाओं को अंजाम देने में लगे हुए हैं। तो जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक करीब 16 लोगों को आतंकियों ने अपनी टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है। पुलिस की माने तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ने घाटी में रोजगार के माध्यम से बसाने का काम किया है। इस मसले पर चर्चा जारी रहेगी, बस एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं। आप बने रहिए हमारे साथ।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जम्मू कश्मीर में एक बार फिर से टारगेट किलिंग देखने को मिली है। टारगेट किलिंग पर लोगों का क्या कुछ कहना है, वहां के स्थानीय लोगों का क्या कहना है और रक्षा विशेषज्ञ इस टारगेट किलिंग को किस तरीके से देख रहे हैं, सुनाते हैं आपको। अफसोसजनक बात हुई है। इस पुलिस इंस्पेक्टर को इन्होंने पहले किडनैप किया, फिर इंटेरोगेट किया और उसके बाद उसको गोली मार के हत्या कर दी। ये दर्शाता है कि ये जो आईएसआई के इशारों पे चलने वाले जो अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी वहाँ पे सक्रिय हैं और इन लोगों का यही काम जो आईएसआई ने दिया है उनको कि आप टारगेटेड किलिंग करें। और इस इंस्पेक्टर को भी इन्होंने किडनैप इसीलिए किया ताकि उसको इंटरोगेट करके कुछ इन्फॉर्मेशन उससे ली जाए और फिर उसको मार दिया। अब ये जो चीज़ हो रही है वो इसलिए है क्योंकि कश्मीर घाटी के अंदर इतने मिलिटेंट या ऐसे ट्रेन मिलिटेंट हैं नहीं बचे हुए जो सिक्योरिटी फोर्स के साथ मुकाबला कर सके। आईएसआई ने अपनी इसलिए स्ट्रेटजी चेंज कर दी है और अब ये बहुत दायित्व है कश्मीर घाटी के लोगों के ऊपर कि वो अब इसके खिलाफ खड़े हो जाएं और जम्मू कश्मीर पुलिस को इमीडिएटली इन्फॉर्म करें। जो भी अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर उनको पता है कि वहाँ पे है, उनके आसपास है या कोई कहीं पे भी वो देखते हैं उसको, ताकि जम्मू कश्मीर पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस उस अंडरग्राउंड ओवरग्राउंड वर्कर को पकड़े और उसको सलाखों के पीछे बंद कर दे। जितनी जल्दी ये ओवरग्राउंड और अंडरग्राउंड वर्कर सलाखों के पीछे बंद हो गए, इतनी ही जल्दी शांति जो है कश्मीर घाटी के अंदर आएगी। 9 बजे तो फोन नहीं उठा, 10 बजे फिर किया तो नहीं उठा, 11 बजे किया तो 12 बजे किया तो फिर 2-4 लोग जमा करके वहाँ गए तो वहाँ उसकी लाश पाई खेत। जिसके घर में उसका बूढ़ा बाप और उसकी बेटी है, उसकी 2 बेटियाँ और 1 लड़का है। तो मुझे बताइए, अक्सर ये वाक़ात इस टाइम पे कश्मीर में हो रहे हैं, तो कैसा आपको लग रहा है? वो अल्लाह ही जानता है, क्या कहें, किसी को मालूम ही नहीं से किसी के सामने किसी को मारते नहीं तो बताएंगे उसने मारा, ये मालूम ही नहीं होता है। रात का वाक़ा है, जब सोए सब सो रहे थे। तो ये बिल्कुल अक्सर ये वाक़ात होते रहते हैं कश्मीर में, तो इस हवाले से आप बताइए। ये अल्लाह ताला की तरफ से शामत है और क्या, ये कर रहा है इंसान को अल्लाह की तरफ से, किसको मारना है कब मरेगा अल्लाह की तरफ से, और कुछ नहीं मालूम। कश्मीरी की बदकिस्मती है, कश्मीर में कश्मीरी मर जाता है, ये हमारी बदकिस्मती कश्मीर में है। वो बदकिस्मती और क्या सुबह इंसान निकलता है घर से, शाम को उम्मीद नहीं आती वापस आएगा। तो सबसे यहाँ पे ये है कि मतलब अक्सर ये वाक़ात ऐसे होते रहते हैं। फारूक अहमद जो आज जो बहुत बड़ा शरीफ नाफिस लड़का था, पुलिस में काम कर रहा था। तो जम्मू कश्मीर में इस साल अब तक करीब 16 लोगों को आतंकियों ने अपनी टारगेट किलिंग का शिकार बनाया है। पुलिस की माने तो उन लोगों को टारगेट किया जा रहा है जिन्हें केंद्र सरकार ने घाटी में रोजगार के माध्यम से बसाने का काम किया। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर से पलायन कर चुके लोगों को दोबारा बसाने की वजह से घाटी के चरमपंथियों और आतंकियों को ये बात हजम नहीं हो रही है। दहशत फैलाने के लिए अब तक कई आतंकी संगठनों ने घाटी में 90 के दशक जैसा माहौल पैदा करने की कोशिश की है। इसी कड़ी में एक बार फिर जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में आतंकियों ने एक बार फिर पुलिस अधिकारी की गोली मारकर हत्या कर दी। कश्मीर जोन की पुलिस ने बताया कि सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद मीर पर हमला शुक्रवार और शनिवार की आधी रात को पंपोर इलाके के संबूरा में हुआ। मीर सीटीसी लैथपोरा में आईआरपी 23वीं बटालियन में तैनात थे। शनिवार की सुबह उनका क्षत विक्षत शव खेत से बरामद हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि जम्मू कश्मीर में आतंकियों द्वारा लगातार टारगेट किलिंग की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इससे पहले आतंकियों ने एक बैंक मैनेजर स्कूल की शिक्षिका की गोली मारकर हत्या कर दी थी। जम्मू कश्मीर में रहने वाले लोगों की माने तो आतंकी संगठन यह बिल्कुल नहीं चाहते कि केंद्र सरकार किसी योजना को घाटी में आसानी से लागू करवा सके, क्योंकि कश्मीर के लिए केंद्र सरकार की जो योजनाएं लागू की जा रही हैं या फिर जो लोग पलायन कर चुके हैं उनके पुनर्वास के लिए जो केंद्र सरकार प्रयास कर रही है, उससे ये चरमपंथी और आतंकी बौखलाए हुए हैं। और अश्विनी शाही जी एक बार फिर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी जी, मेरी आवाज मिल रही है आपको? अश्विनी जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? सर जी आ रही है। ठीक है। अश्विनी शाही जी, अब जो ये तर्क हमेशा दिया जाता है कि आतंकी संगठनों का तिकड़म और खतरनाक खेल खत्म हो रहा है, इसलिए वो इस तरह की कायराना हरकत कर रहे हैं, लेकिन ये आतंकी खत्म कहाँ हो रहे हैं सर? जैसा कि अभी वीएन झा जी भी बता रहे थे कि भतेरे आतंकी हैं, आप सरहद के उस पार देखिए तो सही, तो ये तो कभी खत्म ही नहीं होंगे और क्या चीजें ऐसे ही चलती रहेंगी? नहीं पल्लवी जी, देखिए आतंकी खत्म हो रहे हैं और आतंकी अब एक तरह से कहा जाए कि जो समाप्ति के बाद, मैं कहता हूँ दिया बुझने के बाद जो फड़फड़ाता है वो स्थिति हो रही है। टारगेट किलिंग इसलिए किया जा रहा है
कि इसमें कहीं पर सामूहिक का कोई मतलब नहीं है। अब छोटे छोटे लोग जिनको वो फंडिंग करते थे, गांव के लोग जो शामिल थे उनके साथ, उनको वहां तक हम विकास की सड़क पहुंचा रहे हैं, वहां तक पुलिस पहुंच रही है, इसलिए वो अब पनाह भी नहीं दे पा रहे हैं। लोकल लोग जो देते थे उन लोगों को, अब धीरे धीरे छुट्टा लोग जो लोकल आतंकी और उग्रवादी टाइप लोग हैं वही हैं, और कुछ उधर से एक आध जो पाकिस्तान के तरफ से आयातित आते हैं जो इन लोगों को बरगलाते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, जो भी करते हैं वो है। अब ये खत्म हो रहा है। इसको पल्लवी जी, इसको मान कर चलिए कि आने वाले दिनों में एक सुखद शुरुआत, एक नया सवेरा जम्मू कश्मीर के लिए होने जा रहा है, और अब स्थितियां कंट्रोल है। इसलिए माननीय राजनाथ जी ने कहा था कि आने वाले दिनों में हम चुनाव जल्दी कराएंगे। चलिए वीएन झा जी, आपको अभी स्थितियां और घाटी की तस्वीर ऐसी लग रही है कि वहां पर जल्द से जल्द चुनाव हो पाए, क्योंकि राजनाथ सिंह ने तो इसी साल के अंत के लिए कहा है। आपको अभी लग रहे हैं वहां के हालात चुनाव हो जैसे? पल्लवी जी, चुनाव तो हो जाएगा, चुनाव में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज के दिन में जो घाटी की जो अवस्था है वो बहुत बेहतर है जो हमने देखी थी, या जब पिछली बार जब चुनाव यहाँ पे हुए थे उन दिनों में जो हालात थे घाटी के, उससे अभी काफी बेहतर है। तो इसलिए चुनाव तो हो सकता है, लेकिन जो बेसिक क्वेश्चन है जो आपने पूछा था कि कैसे होगा सब कुछ, तो पल्लवी जी हमें इतिहास से सीखना चाहिए। इतिहास, हमारे ही इतिहास में, भारतवर्ष के इतिहास में है कि एक नाम था जिसका नाम था रक्तबीज। रक्तबीज को माँ भगवती भी खत्म कर सकी थी? नहीं, उसके लिए काली को जन्म लेना पड़ा था, काली को उपस्थित होना पड़ा था। तो ये रक्तबीज जो भी ये है, जो हम अभी जिहाद को जो देख रहे हैं, ये एक तरह का रक्तबीज है। ये ऐसे खत्म होने वाला नहीं है। इसके लिए आपको कोई न कोई एक रेडिकल अप्रोच जो है वो लेना ही पड़ेगा। याद रखिए, मैं तो खुद बता रहा हूँ कि जब मैं 1990 में वहां पे गया था कश्मीर में, उन्हीं दिनों में कह रहे थे कि हाँ अब तो यहाँ पे सुरक्षा बल आ गई, यहाँ पे आर्मी आ गई है, ब्ला 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 ब्ला, खत्म हो जाएगा। वो सब होते हुए जब मोदी सरकार आई तब हमें बहुत भरोसा था कि अब ये खत्म होगा, और धीरे धीरे कम ही हुआ। लेकिन देखिए, अगर एक भी आदमी की टारगेट किलिंग होती है तो उससे जो पंडित जो वहां के हैं वो काफी भयभीत हो जाते हैं। जी जी, काफी भयभीत हो जाते हैं पंडित, और वो अपने औरतों को और अपने बच्चों को या अपनी खुद की जिंदगी वहां पे दाव पे लगाने के तैयार नहीं है, और इसीलिए वो वहां से पलायन कर जाते थे। और यही चीज एक हम लोगों को खल रही है कि अगर मुट्ठी भर जिहादी वो हमारे बीच में अगर सीना तान के रह सकते हैं, तो हम उन मुट्ठी भर जिहादियों के बीच में हम क्यों नहीं अपना सीना तान सकते हैं? कश्मीरी पंडित को आप इतना सशक्त बनाइए, कश्मीरी हिंदू को आप इतना सशक्त बनाइए कि वो एक मुट्ठी बन के यूनाइटी मतलब एकता में वहां पे रह सके और अपनी आप खुद को रक्षा कर सके। वो दो बंदूकधारी आप उनके पास में दे दीजिएगा कि ये आपकी सुरक्षा करे, ऐसे नहीं होगा। तो ये जो एक रेडिकल अप्रोच जो थिंकिंग में होनी चाहिए वो होना पड़ेगा। आप इतिहास से, आप युग से सीख लीजिए, रक्त बीज ऐसे खत्म नहीं होगा। जिहादी जो है वो रक्त बीज ही हैं, पल्लवी जी। ठीक है सौरभ जी, इन जिहादियों को खत्म करने के लिए अगर सरकार कोई कदम उठाती है तो विपक्ष साथ देगा? कहीं आप फिर से आरोप लगाने लग जाएं कि देखिए धार्मिक भावनाएं भड़का रहे हैं या किसी खास समुदाय को टारगेट किया जा रहा है? चीज है, एक पूर्व धारणा हम अगर किसी धर्म के प्रति बना लें तो वो एक अलग बात है। और जहाँ तक आतंकवादी हैं तो इस देश के अंदर मैं बता दूं कि कांग्रेस ही वो सरकार है जिन्होंने आतंकवादियों को, जब प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी और यूपीए गवर्नमेंट थी तब कितने आतंकवादियों को फांसी की सजा हुई। ठीक है, हर बार आतंकवादी हमला भी हुआ तो आतंकवादियों को मारा भी गया, उन्हें धर्म और मजहब से जोड़ के नहीं देखा गया। जहाँ तक कि जहाँ साहब बात कर रहे थे, मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहूंगा कि ये सेना में थे, वहाँ पोस्टेड थे, तो आपके साथ मुस्लिम समुदाय के भी लोग होंगे जो सेना में होंगे और जो भारत की तरफ से लड़ रहे होंगे, उनके क्या विचार थे? क्या वो पाकिस्तान की तरफ से लड़ रहे थे या भारत की तरफ से लड़ रहे थे? नहीं, देखिए, हम जब जिहाद कहते हैं, जिहादी कहते हैं, हम मुसलमान, हमारा मतलब नहीं होता है। मुसलमान में अधिकतर मुसलमान जो हैं वो देशभक्त हैं, वो हमसे भी ज्यादा देशभक्त हैं। एक मुट्ठी भर एक तबका है उनका जो जिहादी है, वो जिहादियों का कॉन्सेप्ट जो है वो बिल्कुल अलग है। तो जब भी हम जिहादी कहते हैं तो उससे आप मुसलमान का अर्थ मत लगाइए। हमारे खुद के ही जो बहुत अति अजीज दोस्त थे
कुछ वहाँ के कश्मीर के भी थे जो मुसलमान थे और बाकी देश के थे, वो बिल्कुल जिहादियों के साथ नहीं थे। और ये जो गालिब की जो वहाँ से मस्जिदों से जो आवाजें आ रही थी वो बिल्कुल डिस्टर्ब हो जाते थे। तो आप ये चीज समझ लीजिए कि मैं एक सैनिक अफसर रह चुका हूँ 36 साल के लिए। मैं जब कहता हूँ जिहादी तो आई मीन जिहादी। ये जिहादी वो हैं जो टेररिस्ट हैं, जिनका जो एक आइडियोलॉजी है वो दूसरों के खिलाफ है, ये दूसरों से कट्टरता, मतलब ये काफी कट्टर हैं। मैं उससे मीनिंग रखता हूँ, मुसलमानों से नहीं। मुसलमान तो हमारे यहाँ पे बगल में मुसलमान रहते हैं और वो हमसे ज्यादा धार्मिक हैं, वो हमसे ज्यादा देशभक्त हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है। तो इसीलिए आप मेरी बात को समझें। मैं जब भी जिहादी कहता हूँ, मैं जनरल मुसलमान की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन कट्टरवादी मुसलमानों को बात कर रहे हैं जो कि एक अपना आइडियोलॉजी बना लिया है कि जो ग्लोबल जिहाद है, ग्लोबल जिहाद काउंसिल, जो उसके मतलब में मकसद में लगे रहते हैं, मैं उनकी बात करता हूँ। जी, आपने काफी कुछ स्पष्ट कर दिया। मैं भी वही कहना चाह रहा था कि जो जिहाद जो है, कट्टरपन है, वो इस सारे मसले की जड़ है। पाकिस्तान की भी हम अगर स्थिति देखते हैं तो वो इसलिए नहीं है कि वो एक मुस्लिम कंट्री है, वो वहाँ पे कि कट्टरपन की वजह से। और वैसा ही कट्टरपन अब हमारे यहाँ पे भी पनप रहा है। वो किसी धर्म के अंदर नहीं होता। अच्छे आप उसको एक जगह बांध नहीं सकते कि सिर्फ मुसलमान में है। हिंदुओं के अंदर भी कट्टरपन पनप रहा है, जो एक धर्म को दूसरे धर्म के प्रति हिंसा के भाव से देखता है। और जो जिहाद की आपकी बात से सहमत नहीं हो पा रहे हैं झा सर। जी, असहमति होनी चाहिए। पहले मैं एक बार बोल लूं, फिर अपना असहमति पे भी बात करते हैं। तो मैं कह रहा हूं कि धर्म के आधार पे कट्टरपन नहीं होता है। और जो कोई भी धर्म है उसके अंदर अगर भावना भर दी जाती है कि दूसरा धर्म है वो तुम्हारा दुश्मन है, उसको खत्म करना है, तो वो एक कट्टरपन को जन्म लेता है। और वही हम देख रहे हैं कि भारत की सड़कों पे जो अराजकता आजकल फैल रही है, ये उसी कट्टरपन का नतीजा है। हर जगह मुसलमान नहीं है, इसमें हिंदू भी हैं, इसमें सिख भी हैं, इसमें ईसाई भी हैं। कभी हम उनको खालिस्तानी कह देते हैं, कभी हम उनको ये सब हमारे ही लोग हैं। तो मेरा सिर्फ कहना यह है कि जिहाद को हमें जब खत्म करना होगा, आतंकवादियों से हम सख्ती से निपटेंगे, लेकिन अगर हमें लोगों के दिलों में जगह बनानी है तो हमें उन्हें समझाना पड़ेगा, उनके साथ बैठना पड़ेगा। हिंसा किसी चीज का नहीं है। हम एक को मार देंगे तो दूसरा आ जाएगा, हम दूसरे को मार देंगे तीसरा आ जाएगा। लेकिन अगर हमने उनको समझा दिया कि भारत के साथ रहने में ही आपकी भलाई है, आपकी विकास है, आपका ये एजुकेशन है, सब चीजें आपकी सही चलेगी, तो वो चलेगा। हमें मूल ये नहीं कि हमें इंसान को मारना है, हमें उस भाव को मारना है जो भाव उनके अंदर भरा हुआ है। और नफरत को नफरत नहीं मार सकती, नफरत को प्रेम ही काट सकता है। ये मैं कहना चाह रहा हूँ। जिस हिसाब से आप निपटने की बात कर रहे हैं, तो उनको निपटने के लिए हमें ऐसे शिविर लगाने पड़ेंगे। सरकार को प्राथमिकता चाहिए। और दूसरी बात में, जो हमारे बीजेपी के प्रवक्ता थे वो अभी चले गए, मैं उन्हें क्लियर कर दूं। नहीं, आपको सुन रहा हूँ भाई साहब। जी। तो हाँ, आप देख भी रहे हो मुझे स्क्रीन पे। तो 2021 के अंदर संसद में नित्यानंद जी जो हैं वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, और उन्होंने सवाल पूछा था कि अब तक कश्मीर में कितने प्लॉट लिए गए। ये मैं दिसंबर की बात बता रहा हूँ, 2021 की। तो संसद के अंदर जम्मू कश्मीर सरकार की तरफ से जवाब आया था कि अब तक सिर्फ 6 भूखंड लिए हैं और 2 व्यक्तियों ने लिए हैं। कौन 2 व्यक्ति, वो आप भी जान रहे हैं। और वो लिए गए हैं सिर्फ जम्मू डिवीजन में। तो आप उस जानकारी को सटीक कीजिए कि जम्मू के अंदर अभी तक एक भी प्लॉट कोई भी भारतीय नहीं ले पाया है। और आप जम्मू तो छोड़ दीजिए, सिक्किम में भी नहीं ले सकते हैं हम लोग, असम में भी नहीं ले सकते हैं। कुछ राज्यों का जो अपना है संविधान है या अपने हिसाब से चलते हैं, या जहाँ पे शुरू से वो अलाउ नहीं किया गया, उन चीजों में कोई बदलाव नहीं आया है। तो 370 हटाने के लिए उस धारा को वहां पे मॉडिफाई किया गया। आम जन के जीवन के अंदर उसके अंदर उसका कोई परिवर्तन नहीं आया। पहले जब यूपीए की सरकार थी तब हमारे जितने भी वहां से जो नरसंहार के दौरान प्रवासी भारत के अंदर, दिल्ली के अंदर रिफ्यूजी कैंप के अंदर आ गए थे, उनको सरकारों ने फ्लैट्स बना के दिए थे। मोदी सरकार ने आने के बाद कितने फ्लैट बनाए, कितने लोगों का पुनर्वास वहां पे किया, इसकी आप जानकारी जुटाएं। क्योंकि सरकार ने आने के बाद पीडीपी के साथ सरकार चलाई, तब ये सत्ता में थे तो ये बहुत कुछ कर सकते थे। और अब जब सत्ता में नहीं है, तो जहां देखिए चाहे बंगाल हो या कहीं भी हो, तो हिंसा क्या है कि चुनावों के पहले आती है और चुनाव होने के बाद
गायब हो जाती है। तो इसके लिए मिलकर प्रयास करना पड़ेगा। जहां तक ये बात कहते हैं आतंकवादियों से निपटने की, कांग्रेस इनके साथ है, लेकिन सेना का राजनीतिक इस्तेमाल अगर ये करेंगे तो वहां पे कांग्रेस पार्टी इनका विरोध करेगी। दूसरी चीज कि जिहाद के खिलाफ हमें जिस तरीके से निपटना है, आतंकवादियों से तो हम सख्ती से निपटेंगे ही, लेकिन हर व्यक्ति को हम एक पूर्व धारणा से नहीं देख सकते, चाहे वो किसी भी धर्म या मजहब का हो। सारे लोग एक समान नहीं होते। जब नरसंहार हुआ था तब ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने अपने घरों में भी पनाह दी थी। ऐसे हिंदू जागीरदार भी थे जो उस समय वहां से भाग के आके रिफ्यूजी कैंपों में हो गए थे, और उनकी जो जमीनें थी, जो वहां पे हेमाली करते थे या मजदूरी करते थे, वो मुसलमान थे, तो वो लोग साथ देते थे। हमारे सबसे बड़े आराध्य भगवान शिव जी का, अमरनाथ जी का जो स्थल है वो भी वहां पे है, और वहां पर जितने आप देखेंगे जो खच्चर चलाते हैं, जो लंगर चला रहे हैं, जो ऊपर पिट्ठू पे लेके जाते हैं लोगों को, वो सभी लोग भी मुसलमान हैं, पर उनकी जो आजीविका जुड़ी हुई है वो हिंदू आस्था से जुड़ी हुई है, तो वो लोग भी कभी अपनी आजीविका पर लात नहीं मारेंगे। अब जब हम ऐसा माहौल क्रिएट कर देंगे घाटी के अंदर जहाँ पे लोगों के अंदर डर होगा, नफरत होगी, असुरक्षा का भाव होगा, तो असुरक्षा के भाव के अंदर ये चीजें, जो हिंसा है, ये घटनाएं हैं, ये बढ़ जाती हैं। और इसमें मैं वापस कहना चाहूंगा कि आग में घी लगाने का काम विवेक अग्निहोत्री की पिक्चर ने काम किया, जो पूरे तथ्यों से भटकी हुई थी, जिसने सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत उस पिक्चर को बनाया और उसके बाद निकल गए। एक भी रुपया उस कमाई से कश्मीरी पंडितों के लिए न तो उसके जो भी स्टार कास्ट थी उसने दिया, न डायरेक्टर ने दिया। सिर्फ भावनाओं के नाम पर पैसा कमाना और बीजेपी का उसके ऊपर रोटियां सेकना एकमात्र एजेंडा रहा। अगर इनकी नीति सही होती। चलिए सर, बाकी दोनों मेहमानों को भी मुझे वक्त देना है, लास्ट कमेंट उन दोनों का भी लेना है। वी एन झा सर। देखिए, जो जितनी चीजें इन्होंने कही हैं चरित्र के लिए ये सारी चीजें करेक्ट हैं। मैं सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ कि कश्मीर में आपको एक अलग अप्रोच बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो आप कह रहे हैं कि इनको पहले एक, जब हम लोग थे वहां पे एक नैरेटिव थी कि ये लोग जिहादी क्यों बन रहे हैं, कहते थे कि इनके पास में नौकरी नहीं, इनके पास में फलाना चीज नहीं है। वो जो उस समय की जो सरकार थी वो उसको रेक्टिफाई करने की कोशिश की, लेकिन ये जिहादी जो है वो ये ऐसे बिना नौकरी वाले नहीं हैं। आज के दिन में या आज से अगर 10 साल पहले भी चले जाइए तो इसमें टेक्नोक्रेट्स, इसमें साइंटिस्ट, इसमें बुद्धिजीवी, ये लोग, इन्होंने अपने अपने जगह में अपनी नौकरी छोड़ दी है, उसके बाद इन्होंने ज्वाइन की ये टेररिज्म या जो एक्सट्रीमिज्म का जो लाइन है, इसमें वो सारे लोग हैं। तो ये लोग किसी भी तरह से ऐसे वंचित ग्रुप के नहीं हैं कि इनको किसी चीज की कमी है। तो एक मानसिकता जो डिफेंस फोर्सेस की होगी या सिक्योरिटी फोर्सेस की होगी कि किस तरह से इनके ऊपर में क्या करें, एक कब्जा लगाएं या एक तरह का अंकुश लगाएं, उसके लिए बिल्कुल एक नई सोच चाहिए। क्योंकि अभी तक, चाहे वो जब पहली घटना हुई थी 1986 के अंत में, 1987 में, उससे लेके आज तक देख लीजिए कितने डिकेड चले गए हैं, हमारी मानसिकता में कितनी चेंजेस आई हैं, कोई खास नहीं। उस समय में हम लोग ये कहने से डरते थे कि ये जो आतंकवाद है ये किसी धर्म से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस दिन से प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक नारा दिया था कि ये रैडिकल इस्लाम है, उसके बाद से ही लोगों ने ये एक्सेप्ट करना शुरू किया कि हाँ ये रैडिकल इस्लाम है, जिससे चलते कि ये सब कुछ चल रहा है। और आज के दिन में हम जानते हैं कि बाकी भी कुछ जो संस्थाएं हैं, कुछ धार्मिक संस्थाएं हैं, वो थोड़ी सी रैडिकलिज्म की तरफ बढ़ रही है, लेकिन रैडिकलिज्म को आप टेररिज्म से लिंक मत कीजिए, ये दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं। हम रैडिकल हो सकते हैं लेकिन टेररिस्ट नहीं हो सकते हैं। एक जो कट्टर जो हिंदू धर्म को मानने वाला है, एक वो रैडिकल हिंदू हो सकता है, लेकिन वो जिहादी हिंदू नहीं हो सकता है, टेररिस्ट हिंदू नहीं हो सकता है। आज के दिन में क्या बताइए, कोई भी एक ऐसी हिंदू का संस्था का नाम बताइए जो आर्म स्ट्रगल कर रही है बाकी रिलीजन्स के अगेंस्ट में? कोई नहीं। एक्सेप्शंस अगर एक इंडिविजुअल हो सकता है तो वो हो सकता है, लेकिन जो रिलीजियस ग्रुप्स हैं, हिंदू तो बिल्कुल नहीं। और इसलिए मैं कहता हूं कि अभी तक जो हमारी सोच चली आ रही थी
उस सोच में एक कहीं न कहीं जो एक परिवर्तन देना पड़ेगा, वो परिवर्तन के साथ ही चलना पड़ेगा। पल्लवी जी। बिल्कुल, और अब तो हम यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जो है अपनी नीतियां पहले तो बदले, कि घाटी को लेकर जो अभी तक नीतियां चलाकर ला रही है सरकार, उससे बहुत ज्यादा बदलाव देखने को नहीं मिल रहा है। उम्मीद यही की जा सकती है नीतियां बदले ताकि वहां पर इस तरह की टारगेट किलिंग रुके और 90 के दशक को दोहराने की जो कोशिश की जा रही है उस कोशिश को पलीता लगाया जा सके। फिलहाल आप तीनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े, आपने अपना समय हमें दिया। तो आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग रुकने का नाम नहीं ले रही है। अगर आतंकवादियों का सफाया हो रहा है तो दूसरी तरफ लगातार आतंकवादी टारगेट किलिंग कर रहे हैं और चुन चुन कर लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। ऐसे में अब सरकार से यही उम्मीद है कि अपनी नीतियों में बदलाव लाएं और किसी भी तरीके से टारगेट किलिंग को रोका जाए। इसी के साथ मुद्दा में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए ANB न्यूज। नमस्कार।